चलिए आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने कल आपको अमनदीप सिंह तूर किन के बारे में पढ़ाया था? हिमखंडों के बारे में, ग्लेशियर। पहले लेक्चर में हमने आपको डिटेल में बताया कि प्रयाग क्या है, नदी कौन सी है और कौन कौन से ग्लेशियर्स की फॉर्मेशन है, इरोजनल, डेपोजिशनल, किस किस तरह से ये बनते हैं, ग्लेशियर कंडीशंस क्या हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है। कल हमने ये परसों ही हमने अच्छे से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था मनदीप? और फिर कल क्या पढ़ा था हमने ग्लेशियर का? कल हमने ग्लेशियर के विषय में पढ़ा कि वो जो पर्टिकुलर घटना हुई थी उत्तराखंड में, उसके लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि हिमालय किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर रिसोर्सेज की बात करें, एग्रीकल्चर सिस्टम की बात करें, अगर कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट हो रहा है। हमने वो सारे इम्पैक्ट आपको कल अच्छे से कवर कराए हैं कल के लेक्चर में। इसी तरह से एक मुद्दा बहुत है जो इस समय में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जब भी आप इन इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इन कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को कवर कर रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि आपने जो पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ा है उसके रिलेटेड जितना भी अदर आस्पेक्ट है वो करना ज़रूरी है, क्योंकि टॉपिक जब आएगा एग्ज़ाम में बहुत ही वाइड, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आएगा। ओके, अगर आपको कनेक्टिविटीज़ बनानी नहीं आती हैं, अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो सिंपली वो टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लिया है, यूपीएससी क्वेश्चन उस पर से एग्जैक्ट नहीं आते हैं। आपको उसके सारे कॉज एंड इफ़ेक्ट क्लियर होने चाहिए, आपको उसके सारे इम्प्लीकेशंस क्लियर होने चाहिए, ये सारी बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ओके, इसी तरह से देखें तो आज एक टॉपिक और भी उभर करके आ रहा है, दैट इज़ द फॉग। आपने देखा होगा कि फरवरी मंथ के दौरान नॉर्थ इंडिया में, ख़ास तौर पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्र में काफ़ी घना कोहरा छाया रहा, धुंध बहुत पड़ी, जिसे हम इंग्लिश में फॉग कह देते हैं। बहुत गहरी धुंध रही। आपने देखा विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी थी, काफ़ी इनविजिबल था सब कुछ, और कई एक्सीडेंट हुए। 2 से लेकर के 7 फरवरी के दौरान ही बड़े पैमाने पर फॉग का इम्पैक्ट रहा और कई तरह के एक्सीडेंट, 100 एक्सीडेंट के अराउंड आपने देखे। तो एक्सीडेंट होते हैं इससे बड़े लेवल पर, तो रोड ट्रैवल के लिए ये बहुत ही डेट्रीमेंटल होता है। फ़्लाइट्स जो होती हैं, एरोप्लेन जो हैं, उनका टेक ऑफ और उनकी लैंडिंग जो है वो काफ़ी हद तक डिले हो जाती है। अगर बड़े स्तर पर देखें तो जैसे नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो उसके ईस्टर्न कोस्ट पे, जहाँ पर 2 वाटर करंट्स मिलते हैं, एक ठंडा और एक गर्म। ठंडा वाटर करंट जैसे कि लेब्राडोर वाटर करंट, और नीचे से गल्फ़ स्ट्रीम जाती है जहाँ पर वो लेब्राडोर सी के अराउंड मिलते हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त धुंध पड़ती है, फॉग क्रिएट होती है। इसकी वजह से शिप्स जो हैं वो काफ़ी डिले होते हैं और बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। बड़े बड़े शिप भी वहाँ पर आइसबर्ग्स के साथ टकरा जाते हैं और वो क्षतिग्रस्त होते हैं। किसी ज़माने में टाइटैनिक इसी तरह एक आइसबर्ग से टकराया था। इसी तरह से जापान के भी ईस्ट कोस्ट में देखें तो वहाँ पर भी कुरेले करंट है और क्रोशियो करंट है, एक ठंडा है एक गर्म है, आपस में टकराते हैं तो फॉग बनती है। तो ठंडे गर्म के मिलने से फॉग बनती है, ऐसा मेरी बातों से अभी लगा। तो फॉग जो है वो आपके आवागमन को नुकसान पहुंचाती है, ट्रैवल को, चाहे वो बाय वाटर है, चाहे बाय एयर है, चाहे बाय रोड है। वो आपके कमर्शियल ऑपरेशंस को हिंडर करती है, क्योंकि शिप्स या एयरप्लेन नहीं आ पा रहे हैं, ट्रक्स नहीं चल पा रहे हैं, आ पा रहे हैं, रेलगाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं, आ पा रही हैं। तो इससे नेचुरली आपका ट्रेड एंड कमर्स इम्पैक्ट होता है। एग्रीकल्चर को इससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अगर फॉग से बढ़ कर के परिस्थिति फ्रॉस्ट तक चली जाए तो वेजिटेबल्स के लिए, जो क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर जो फ्रूट्स हैं, उनके लिए वो बहुत घातक होती है। इस तरह से भी नुकसान पहुंचता है। अगर जो फॉग है वो आपके लिए पॉइजनस साबित हो रही है, क्योंकि वो उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड्स, इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, तो वो एक तरह से स्मॉग का रूप धारण कर चुकी है। फॉग प्लस स्मॉग, वो एक तरह से स्मॉग है। ये आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो ये नुकसान पहुंचाती है आपको सांस की बीमारी बड़े स्तर पर होती है। तो जो लोग एलर्जिक होते हैं, जिनको इरिटेंट्स से परेशानी होती है, उनको फॉग से बहुत नुकसान होता है। उनको दमे की बीमारी, उनको सांस की अस्थमैटिक प्रॉब्लम इमीडिएटली होनी शुरू हो जाती हैं। फॉग बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती है आपके बिल्डिंग्स को, मलबों को, इन चीज़ों को नुकसान करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फॉग से जुड़ी हुई हैं। फॉग के विषय में यदि पढ़ना है और ये समझना है कि उत्तर भारत में इतने बड़े पैमाने पर फॉग क्यों रही इन महीनों के दौरान, और हर बार विंटर सीज़न के दौरान फॉग रहती है नॉर्थ इंडिया के अराउंड, काफ़ी डेंस हो जाती है, उसका रीज़न क्या है?
फॉग केवल भारत में, उत्तर भारत में होती है? नहीं, भारत में ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी होती है। इनफैक्ट आप हैरान हो जाएंगे, गुजरात के क्षेत्र में बंदरगाहों में भी होती है, ये राजस्थान में भी होती है, जबकि आपको लगता है कि वो एक ड्राई स्टेट है। ये पेनिनसुलर इंडिया में, यानी कि ये साउथ इंडिया के भी कई क्षेत्रों में होती है। तो फॉग ऐसी है कि जिससे भारत का कोई हिस्सा भी अछूता नहीं है। तो ये क्वेश्चन यदि आता है तो मुख्यतः काफ़ी डेंस मैनर में ये नॉर्थ इंडिया में होती हैं, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पेनिनसुलर इंडिया में या वेस्ट इंडिया या साउथ इंडिया में नहीं होती है, ये वहाँ पर भी होती हैं। उसके कई अलग अलग कारण हैं, क्योंकि फॉग की भी अपनी अपनी टाइप्स हैं। रेडिएशन फॉग है, एडवेक्टिव फॉग है, दोनों महत्वपूर्ण हैं। अगर कोस्टल एरिया के अराउंड चले जाएँ तो वहाँ पर एडवेक्टिव फॉग ज़्यादा इम्पैक्ट लेती है, क्योंकि वो मूवमेंट ऑफ द विंड्स की वजह से होती है। जब कोल्ड एंड वार्म एयर आपस में कांटेक्ट में आती है तो फॉग वहाँ पर क्रिएट होता है, और वो मूवमेंट ऑफ द विंड वहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है जहाँ पर लैंड एंड सी, लैंड एंड वाटर आपस में मिल रहे हों, जैसा कि कोस्टल एरिया। अगर आप कॉन्टिनेंटल एरियाज़ की बात करें, यानी कि जो डीप एरिया है, जो बंदर कोस्ट से दूर हैं, समुद्रों से दूर हैं, वहाँ पर रेडिएशन फॉग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका नाम रेडिएशन क्यों है ये समझ आ जाएगा। फॉग की और बहुत सी टाइप्स होती हैं। हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स में हमने एक एक फॉग का प्रकार, कंसेप्ट, एक एक टर्म बहुत ही डिटेल में कवर कराई हुई है। आज हम उस तरह से नहीं, आज हम फॉग को अप्रोच करने के लिए जो जो समझना चाहते हैं हम वो सारा कुछ समझेंगे। एक तरह से आपका वो टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। तो फॉग, रेडिएशन, फॉग, एडवेक्टिव। तो दिल्ली और हरियाणा, पंजाब के क्षेत्र में जो फॉग होगी मेरे बच्चे, कौन सी फॉग होगी? रेडिएटिव फॉग होगी। और अगर गुजरात के बंदरगाहों में, गोवा और मलाबार के तटों पर, और अगर आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर राजस्थान, उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल, इनके तटों पर यदि देखते हैं तो कौन सी फॉग होगी? दैट इज़ द एडवेक्टिव, एडवेक्शन, दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ द विंड करंट। तो हम रेडिएटिव फॉग पर आज ज़्यादा फोकस करेंगे। मैंने वैसे दो प्रकार की फॉग आपको बता दी। फॉग समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी है, जिसके बिना फॉग नहीं होगी। देखिए, मैं चाहता तो खबर को कुछ इस तरह से भी पढ़ सकता था जैसा अखबारों में लिखा है, या फिर जैसा छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स में बता दिया जाता है कि भाई उत्तर भारत में डेंस फॉग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनी हुई हैं, और इसी के साथ साथ एक मॉइस्ट लेडन ईस्टर्ली वेव्स भारत में आ रही हैं, और क्योंकि लॉन्ग विंटर नाइट्स हैं, इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर बना हुआ है, मॉइस्चर की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी बनी है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ने अच्छी खासी बरसात दे दी है, इन सारे रीजंस की वजह से डेंस फॉग है। बट मुझे आप बताएं कि आपको क्या समझ में आया? रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें इसमें एक खबर के एक पैराग्राफ में लिख दी जाएगी, और मैं चाहूँ तो मैं उसका इंग्लिश में, हिंदी में अनुवाद कर दूं, या फिर इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ दूं, और आपको कह दूं कि हमने फॉग का टॉपिक टारगेट कर दिया। और उसमें मैंने आपको दो रीज़न बता दिए कि उत्तर भारत में फॉग इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस समय में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन नॉर्थ इंडिया के अराउंड हिमालयन रीजन में बनी हुई है, और ईस्टर्ली वेव्स मॉइस्चर लेकर के आ रही हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से इस बार बहुत ही डेंस फॉग है, जबकि पोल्यूशन इसका उतना बड़ा रीज़न नहीं। ये तो अखबार में भी लिखा था, ये तो आप भी पढ़ सकते थे। इसे ही मैं पढ़ रहा हूँ और उसी अखबार की कटिंग को एक वाइट स्क्रीन पे चला रहा हूँ, और उसे पेन, लाल पेन से गोल गोल टिक टिक क्रॉस क्रॉस करते जा रहा हूँ। क्या ये लेक्चर है? क्या इसे हम लेसन कहते हैं? तो ईस्टर्ली वेव्स समझानी पड़ेंगी ना, तब माना जाएगा कि आप शिक्षक हैं। एंटी साइक्लोन, साइक्लोन पढ़ाना ज़रूरी है बच्चे को, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस करानी ज़रूरी है, डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, और लॉन्ग विंटर नाइट्स का यहाँ पर क्या रोल है। नाम रेडिएशन क्यों है, रेडिएटिव वेव्स क्यों, रेडिएटिव फॉग उसे क्यों कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ड्यू पॉइंट किसे कहते हैं, फॉग और फ्रॉस्ट क्यों अलग अलग मानी जा रही है। ये सारा कुछ समझाएंगे तो जा करके आपको ये समझ आएगा कि उत्तर भारत में फॉग क्यों है। अदरवाइज़ यदि जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना है तो मुझे 8 मिनट नहीं, मुझे तो 30 सेकंड का ही वीडियो बनाना है, ये बताने के लिए कि इन कारणों से इस बार फॉग थी, और बाद में आपको दिखाने के लिए कि देखिए ये टॉपिक आपको पढ़ाया था, इसमें से क्वेश्चन आ गया। नहीं, बच्चा एग्ज़ाम में कितना रिप्रोड्यूस कर पाया उस इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको कंसेप्ट कितने सिखाए गए हैं। कंसेप्ट कराने में समय लगता है, कई बार एक टॉपिक पे 2-2 लेक्चर चले जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दिन अगर तो आपको जिम्मेदारी से मुक्त होना है, ये कह करके कि ये देखिए ये भी करा दिया था, ये भी करा दिया था, ये भी करा दिया था, वो एक अलग कल्चर है। अगर आपको ओनस लेना है हर चीज़ का, खुद पर जिम्मेदारी लेनी है कि हाँ मैंने आपको ये इस लायक कराया था कि आप एग्ज़ाम के दिन अपने कंसेप्ट को कलेक्ट कर सकें और चीज़ों को जोड़ करके आंसर कर सकें, तो फिर उसे डेप्थ में कराना पड़ेगा। मैं ज़िम्मेदारी लेने वालों में से हूँ, ऐसा मुझे लगता है। उसके लिए लेक्चर को डिटेल में करना ही पड़ेगा।
तो उसमें अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि फॉग क्या है। तो फॉग समझेंगे, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा कि एक तरह का क्लाउड ही होता है। फॉग इज़ अ काइंड ऑफ क्लाउड, आएंगे उस पर, टॉपिक का नाम फॉग है, लेकिन कुछ चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट आता है कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, जैसे आर्द्रता क्या होती है। ह्यूमिडिटी दैट इज़ आर्द्रता क्या होती है। ह्यूमिडिटी इट इज़ द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। वाटर वेपर कितना हवा में मौजूद है, इसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। और इन द एयर अगर कहूँ तो ये डेफिनेशन थोड़ी इनकम्प्लीट हो जाएगी। इन द एयर एट पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर समय में एक पर्टिकुलर जगह पे हवा के अंदर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, इट इज़ ह्यूमिडिटी। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए ये जो कमरा है, इस कमरे में आप ये तो मानते हैं कि एयर है, और एयर अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या है, इट इज़ अ पैकेट ऑफ गैशियस एंड गैशियस मॉलिक्यूल एंड वाटर वेपर। एयर क्या है, इट इज़ अ पैकेट ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल्स एंड वाटर वेपर। इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, पर्टिकुलेट मैटर और अदर आस्पेक्ट्स भी हैं। उन सब चीज़ों से मिलकर के एक एयर पैकेट बनता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इसका हिस्सा है वो गैशियस मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर, इससे एक पैकेट ऑफ एयर बनता है। हम जब एयर की बात करते हैं तो पैकेट वर्ड को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि एयर आपको पता है लूजली ऑर्गेनाइज्ड है। उसको स्टडी करना है तो यू हैव टू डिसाइड द कॉलम फर्स्ट। सो इसलिए ग्रेन्स पर क्यूबिक फुट या फिर ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से आप इसका मेजर करते हैं। जब आप ह्यूमिडिटी को मेजर करने की बात करते हैं तो कि आपको एक कॉलम लेकर के चलना है, द कॉलम ऑफ द एयर। तो पैकेट ऑफ द एयर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो पैकेट ऑफ एयर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं तो गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं, कई तरह के गैसेस हैं, वो अभी नहीं पढ़ेंगे हम, उसका पर्पज़ ही नहीं है। बस आप इतना याद रखिए, आप सुनते ही आ रहे हैं, नाइट्रोजन है, आपने पढ़ा ये 78 पॉइंट समथिंग के अराउंड है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कई तरह की गैसेस हैं। ये मुख्यतः मैंने गैसेस बता दी जो हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, आर्गन, ये सारी गैसेस इसका हिस्सा होती हैं। हीलियम भी होती है, ये सारी होती हैं। तो गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। इसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स जो हैं इन्हीं के ऊपर आकर के टिकता है वाटर वेपर, और इसके साथ साथ वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं को स्टडी करना है। और वेपर्स का इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि ये इन्हीं से निकल के आता है मॉइस्चर, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी से फॉग बनेगी। अगर मॉइस्चर नहीं है तो फॉग नहीं बना सकते, मॉइस्चर है तो फॉग बनेगी। और मॉइस्चर को ही कह लीजिए ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर को ही कह लीजिए ह्यूमिडिटी। तो एक तरह से इस समय में इस कमरे में जो हवा है, उस हवा में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, इससे ये तय होगा कि ये रूम कितना ह्यूमिड है या कितना ड्राई है। पानी एक फॉर्म में, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ गैस अवेलेबल है, तो नेचुरली फिर वो ड्राई तो नहीं हुई एयर, फिर वो एयर क्या हुई, वेट, यानी कि ह्यूमिड हुई। वो वेट भी नहीं है प्रॉपर, वो ह्यूमिड फील हो रही है, ओके। यानी कि आपको मॉइस्चर महसूस हो रहा है इस कमरे में, तो ह्यूमिड एयर को हमने एक नाम दे दिया है मॉइस्चर, और जो ह्यूमिड एयर नहीं है उसको हमने नाम दे दिया है कि भाई ड्राइनेस, ओके। अब जब रूम में मॉइस्चर बढ़ जाता है, जब इस रूम की एयर के अंदर आपने देखा वाटर वेपर बढ़ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा असहज महसूस करने लग जाते हैं। वो कंसेप्ट हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसलिए आप क्या करते हैं, आप कुछ नहीं करते, आप एयर कंडीशन चलाते हैं। अब आप उस एयर की कंडीशनिंग करते हैं, इसलिए इट इज़ एयर कंडीशनर। जब आप उस एयर की कंडीशनिंग करते हैं तो क्या होता है कि एसी के पीछे से पानी गिरने लग जाता है। वो क्या होता है कि वो जो एयर कंडीशन है उसके सामने जहाँ से ब्लोअर से हवा आ रही है वो एक अलग कॉलम है, उसके साथ एक बहुत बड़ी जाली वाला कॉलम है, जिसे आप थोड़े दिनों बाद निकाल के साफ़ भी करते हैं। उसमें डस्ट चिपक जाती, क्योंकि वहाँ से वो हवा ले रहा है। वो जो आपके रूम की हवा है वो उसे खींच रहा है। तो वो जो एक्सेस ऑफ ह्यूमिडिटी है आपके रूम में, यानी कि वो जो एक्सेस ऑफ वाटर वेपर है आपके रूम के अंदर, उन वाटर वेपर्स को ले रहा है और उस रूम की एयर को ड्राई कर रहा है, यानी कि वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को घटा रहा है। इसकी वजह से आपको फिर से सहजता महसूस होने लगी, यानी कि आपकी बॉडी पे आया हुआ पसीना सूखने लगा, और जैसे ही आपकी बॉडी पे आया हुआ पसीना सूखने लगा, आप कंफर्टेबल फील करने लगे, आपकी हार्ट बीट फिर से नॉर्मल होने लगी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर फिर से लो आने लगा और हार्ट बीट सेटल हो गई।
ये मैंने 4-5 बातें अभी कही हैं, सुनने में एकदम से कनेक्टिविटी फील हुई, लेकिन इन सबको अब मैं एक्सप्लेन करूँगा। बट मैंने माहौल बता दिया, सिस्टम समझा दिया कि हम पढ़ने कैसे, आगे बढ़ने कैसे वाले हैं। तो इस रूम में जो भी कॉलम ऑफ एयर है, जो भी पैकेट ऑफ एयर है, उसमें कितना वाटर वेपर डिपेंड पड़ा हुआ है, वो एक तरह से इस रूम की एयर की एक तरह का कैरेक्टर हुआ कि ह्यूमिड है कि ड्राई है। ह्यूमिड है, अगर वाटर वेपर ज़्यादा है तो ह्यूमिड है। और सेकेंड आस्पेक्ट उसको हमने मॉइस्चर लेडन एयर कह दिया, या हमने कहा था रूम में मॉइस्चर बहुत है, हमने कह दिया रूम में ह्यूमिडिटी बहुत है। ओके, एयर कंडीशन चला करके हमने क्या किया, उस वाटर वेपर को रिड्यूस कर दिया उस एयर के पैकेट में, तो वो थोड़ी ड्राइनेस हुई, तो हम थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगे। एयर कंडीशन का इतने काम है, वही पानी उसने निकाल दिया वहाँ से। आई बात समझ में? अब अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट यहाँ पर ये आ जाता है कि ये क्वेश्चन, यही कंसेप्ट है कि कंटेंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर स्पेस। ओके, इट इज़ द ह्यूमिडिटी। अगर आप एटमॉस्फेयर की बात करें, तो जब मैं एयर की बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में तो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत कुछ है, गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, सब कुछ है। इनमें से वाटर वेपर कितना है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। 2% एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन का जो 2% हिस्सा है वो वाटर वेपर है। ओके, एटमॉस्फेयर 100%, उसमें से 2% वाटर वेपर होता है। लेकिन ये भी एक जैसा कंसेंट, एक जैसा नहीं होता, ये वेरी करता है 0 to 5% तक, है ना। किसी किसी रीजन के एटमॉस्फेयर में 0% वाटर वेपर होगा। एक्सट्रीम ड्राई एरियाज़ भी तो हैं, एक्सट्रीम ड्राई एरियाज़ भी तो हैं ना भाई। अटाकामा डेजर्ट है ना, अटाकामा डेजर्ट सुना? अटाकामा डेजर्ट कहाँ है मेरे बच्चे? अच्छा, पक्की बात है। साउथ अमेरिका में क्या है? चलो पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। तो अटाकामा डेजर्ट है, काफ़ी सूखा सूखा सा रहता है, कहते काफ़ी ड्राई है। तो समझ लीजिए कि वहाँ पर मैंने बताया कि टोटल एटमॉस्फेयर की टोटल कॉम्पोजिशन में 2% है, बट ये वेरी करता है 0 to 5%। ओके, तो कहीं पर मान लीजिए कि बिल्कुल ही नहीं है, और कहीं पर मान लीजिए कि 5% तक है। फिर इसी तरह से ये वेरी करता है आल्टीट्यूड वाइज भी, नीचे से ऊपर की ओर भी, ज़मीन से ऊपर की ओर जाते जाते। तो आधा जो हमारी जो ट्रोपोस्फेयर है ना, ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ के ऊपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की अपनी लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, इस तरह से अलग अलग स्फेयर है। मीजोस्फेयर है, इसके ऊपर चले जाएंगे आप, थर्मोस्फेयर है, और फिर आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, सारी स्फेयर्स हैं अपनी। कुल मिलाकर के इस तरह से वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर का पैकेट है अर्थ के ऊपर। आप जहाँ जी रहे हो, आप जहाँ रह रहे हो, वो ट्रोपोस्फेयर है, इट इज़ ट्रोपोस्फेयर। इसका भी, इसकी भी ऊंचाई बदलती रहती है। इक्वेटर के ऊपर अगर आप इसको देखेंगे तो ये लगभग 16 किलोमीटर तक भी जाती है, ऐसा कुछ किताबें कहती हैं। पोलर रीजन में अगर आप देखेंगे तो ये 6 से 8 किलोमीटर तक ऊपर है। मतलब अगर आप नॉर्थ पोल पे खड़े हो तो 6 से 8 किलोमीटर तक ही ट्रोपोस्फेयर है, लेकिन अगर इक्वेटर पे खड़े हो तो 14 से 16 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है, क्योंकि इक्वेटर से अर्थ बल्ज करती है ना। अर्थ की अपनी शेप जो है वो ट्रू स्फेरिकल तो है ही नहीं, वो तो जियोइड शेप है ना। तो अर्थ क्या है कि ऐसे प्रॉपर सर्कुलर नहीं है, प्रॉपर स्फेयर भी नहीं, वो थोड़ा ऐसे, थोड़ा प्याज की तरह बाहर को निकली, ऊपर से नीचे से दबी पड़ी है, जैसे बॉल लेकर के बाद में दबा दी थोड़ी, सिंपल। अब कुल मिलाकर के बात ये आती है कि उसमें जो ट्रोपोस्फेयर की बात करें, उसमें आधी ट्रोपोस्फेयर तक ही, हाफ ऑफ द ट्रोपोस्फेयर में ही 50% वाटर वेपर समाया हुआ है ना। आई बात समझ में? तो 5 किलोमीटर तक जाते जाते ही अजय, 5 किलोमीटर पूरा पूरा, ये पूरा एटमॉस्फेयर है ना अजय, सारी लेयर गिना दी मैंने, उसमें 5 किलोमीटर तक, ट्रोपोस्फेयर में 5 किलोमीटर तक ही 50% सारा वाटर वेपर है। तो वाटर वेपर एक तो अर्थ के क्लोज है, 4-5 किलोमीटर तक की डोमिनेंट कैरेक्टर है वाटर वेपर का, 50% कह रहा हूँ। अच्छा, इसीलिए यही कारण है कि मेजर फेनोमेनाज रिलेटेड टू द वेदर ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। मेजर फिनोमेनाज रिलेटेड टू द वेदर, रेनफॉल और अदर आस्पेक्ट, ये कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े लेवल पर जिम्मेदार कौन है? वाटर वेपर। ह्यूमिडिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल। ये क्यों है अभी समझ आ जाएगा, वाटर वेपर इसके लिए इतना जिम्मेदार क्यों है। इतनी कहानी समझ में आई? सो एक तो ये 2% है टोटल कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर का, फिर ये वेरी करता है 0 से 5% तक। और ये 5 अर्थ से ऊपर की ओर उड़ना शुरू हुए हैं। किसी भी तरीके से उड़ जाना वो आपकी मर्जी है, आप क्या लगा के उड़ते हो।
आप उड़ना शुरू हुए हो 1 किलोमीटर 2 3 4 5 इस किलोमीटर के अंदर अंदर वाटर वेपर जो है वो लगभग काफ़ी है, 50% तक यहीं पर है। अच्छा, फिर इसके ऊपर चले जाते हैं तो ड्राइनेस काफ़ी फील होती है। इसके ऊपर चले जाते हैं तो काफ़ी ड्राइनेस होती है। जैसे काफ़ी ऊंचे पहाड़ों पर चले जाएं या तो 6000 7000 मीटर 8000 मीटर, तो फिर क्या होने लग जाता है, अल्टीमेट ड्राइनेस। और वहाँ पर जाकर के एटमॉस्फेयर ऑल इन ऑल ही थिन हो जाता है, क्योंकि गैसेस का कंसंट्रेशन वहाँ पर रिड्यूस कर जाता है, क्योंकि गैसेस काफ़ी हद तक 4 से 5 6 किलोमीटर तक कंसंट्रेटेड हैं और जिसमें वाटर वेपर डोमिनेंट है। ऊपर जाएंगे तो कम हो जाएगा, ड्राइनेस, होंठ सूखने लग जाएंगे, अल्टीमेट लेवल पर कटने लग जाएंगे, प्रॉब्लम फील होगी। ओके, तो आपको ये बहुत बड़ी गलती है कि रेगिस्तानों में ही डिहाइड्रेशन होती है, बर्फ़ानी इलाकों में भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, वहाँ पे भी सूखा हो जाता है, ज़िंदगी सूख सी जाती है। ओके, इसलिए ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्यास नहीं लगती, पानी वहाँ भी पीना पड़ता है, चाहे बॉईल कर करके पीना पड़े। रशिया के लोगों को भी पीना पड़ता है, ठंड में पानी नहीं पीना ऐसा नहीं है, बॉडी में ह्यूमिडिटी मेंटेन रखनी है, पानी इसलिए पिया जाता है। ओके, बॉडी को हाइड्रेट रखना पड़ता है, तो ये चीज़ है। तो फिर तब से जब ह्यूमिडिटी का जिक्र हो रहा है तो बार बार एक ही कहानी सुन रहे हैं कि एयर में वाटर वेपर का कंटेंट कितना प्रेजेंट है, ये इसको मतलब है, इसका मतलब है ह्यूमिडिटी। तो वाटर वेपर इंपॉर्टेंट हुआ। फिर तो वाटर वेपर यहाँ पर क्या है कि वाटर वेपर ही फर्दर ये तय कर रहा है कि प्रेसिपिटेशन का नेचर एंड अमाउंट कितना होगा। वाटर वेपर की ये महत्वता हो गई फिर, ठीक है सिमू। वाटर वेपर ये तय कर रहा है कि नेचर कैसा होगा और अमाउंट कितना होगा प्रेसिपिटेशन का। अब देखिए, अगर वेपर की क्वांटिटी अच्छी है, मॉइस्चर की क्वांटिटी अच्छी है, तो फिर नेचुरल सा एस्पेक्ट है कि उतना ही कंडेंसेशन भी होगा और उतना ही ज़्यादा फिर क्लाउड भी डेंस होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगी, फिर उतनी ही बेहतर रेनफॉल भी होगी। तो प्रेसिपिटेशन, नेचर और एंड अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा सेम उतना ही ज़्यादा क्या होगा बेटे, ओ बेटे शांत रहो, कंडेंसेशन उतना ही ज़्यादा होगा और उसका मतलब उतनी ही ज़्यादा क्या बनेंगे बेटे, बेटा मेघ बनेंगे, बादल। फॉग क्या पहले बना के बैठ गए हो, बादल नहीं बनाने, उतनी ज़्यादा बादल बनेंगे। और जितने ज़्यादा बादल घने बनेंगे, निम्बो स्ट्रेटस, कुमुलो निम्बस, तो कुमुलो निम्बस बादल जब बनेंगे तो फिर क्या कराएंगे, बारिशें। ओके, तो डिपेंड कर गया ना फिर अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ह्यूमिडिटी पे, यानी कि वाटर वेपर पे। ओके, और नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन भी डिपेंड करता है वाटर वेपर पे कि भाई किस तरह की ड्रिजलिंग होगी, हैवी डाउनपोर होगा या क्या होगा, तो ये भी डिपेंड करता है इसी पे। और स्नो होगी या हेल स्टॉर्म होगी या रेनफॉल होगी, वाटर वेपर कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त है और ड्यू पॉइंट बहुत ही जल्दी रीच कर गया है, आई बात समझ में। और बड़े बड़े बर्फ़ के गोले बने हैं और बहुत फास्ट गति से ज़मीन की ओर आ रहे हैं और तापमान भी इतना नहीं है, तो बूंदे बनने से पहले बर्फ़ बन के गिर जाएंगे आपके शरीर पे। वाटर वेपर एक महत्वपूर्ण कारण है इसका, आई बात समझ में। सो इसलिए नेचर कैसा है और अमाउंट क्या है प्रेसिपिटेशन का, इसके लिए वाटर वेपर का महत्वपूर्ण होना ज़रूरी है कि नहीं है, ज़रूरी है बेटे। अगला है अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ हीट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देखिए, जब ये जो पृथ्वी है और ये जो सूर्य है, आप सब जानते हैं कि आपको यहीं से आने वाली सोलर रेडिएशंस की वजह से हीट मिल रही है, क्योंकि सन से आने वाली ये जो रेडिएशंस होती हैं ये डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स में आती हैं, वेवलेंथ होती हैं, वेवलेंथ। तो एक वेव का क्रेस्ट, दूसरी वेव का क्रेस्ट, इन दोनों क्रेस्ट के बीच का फासला, इस वेव से उस वेव के क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस इज़ द वेवलेंथ, इसे वेवलेंथ कहते हैं। जो फास्ट आएंगी, बड़ी फास्ट, तो फिर अल्टीमेटली उनकी वेवलेंथ कैसी होगी, वेवलेंथ कैसी है, और जो बहुत हाई एनर्जी वेव्स हैं कितनी अनस्टेबल होंगी, तो वो कैसे आएंगी, तो वेवलेंथ कितनी है, कम।
वेरी हाई एनर्जी वेवलेंथ इज लेस, लो एनर्जी वाइब्रेशन कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, इस तरह से। तो ये लॉन्ग वेव वाली लॉन्ग वेवलेंथ, तो इन्हें लॉन्ग वेव रेडिएशंस कह सकते हैं। रेडिएशंस क्या हैं, मतलब कि सीधे सूर्य से निकल के सीधे आप तक आ रही हैं, रेडिएट हो करके, सीधे सूर्य से निकल के सीधे आप तक आ रही हैं, रेडिएट हो करके, सूर्य ने उनको रेडिएट कर दिया आपकी ओर। आई बात समझ में? और बस वो आ रही हैं आपकी ओर, रेडिएशंस, तो लॉन्ग वेव। और जो ऐसे ऐसे हैं शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव। तो इस तरह से जो सन से पृथ्वी की ओर आती हैं ये रेडिएशंस, ये अलग अलग वेवलेंथ बैंड्स में आती हैं। तो वेवलेंथ बैंड्स होते हैं, उनमें से जो एक इंफ्रारेड रेडिएशंस है, ऊष्मा इनमें होती, गर्मी इनमें होती है। इंफ्रारेड रेडिएशंस में गर्मी ये पैदा, शरीर को जो गर्मी से महसूस होती है ना, ये उन 7 बैंड्स में से, 7 वेव्स में से, ये जो इंफ्रारेड वाली है इसमें से गर्मी होती है। ओके। एक यूवी भी होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो चश्मे लेकर के आप जिससे बच जाते हैं ना, यूवी रेडिएशन को रोकते हैं, वो वही वाली यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट। पराबैंगनी किरणें चमड़ी का जो रोग होता है ना, कर्क रोग, द स्किन कैंसर, वो कर देती हैं वो, तो इनसे आती हैं। अर्थ के साथ आकर के ये रेडिएशंस टकराई तो अर्थ ने इनसे हीट ले ली, अर्थ के अपर सरफेस से टकराई तो अपर सरफेस में हीट आ गई। अब ये तो हम सब जानते ही हैं, कई सिद्धांतों में पड़ा, गर्म चीज़ ठंडी से टकराएगी तो फिर ठंडी चीज़ भी गर्म हो जाएगी। आप लोग क्या करते हो, आप लोग सिंपली तवा गर्म करते हो, उस पर पकौड़े नहीं रख देते गर्म होने के लिए, वो तवे की गर्माहट पकौड़ों में आ गई ना, आपने कंडक्शन से गर्म कर लिया ना, कंडक्ट कर दिया ना आपने, एक से दूसरे तीसरे चौथे में डाल दिया ना आपने, थोड़ी देर के बाद है ना पकौड़े गर्म हो जाएंगे, तवा ठंडा हो जाएगा, अगर नीचे से बर्नर नहीं चल रहा तो, है ना? समझ आ रही बात? तो ये जब अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस है, ये हीट को अपनी थोड़ी लोअर लेयर की ओर ले जाएगी कंडक्शन के माध्यम से। तो हीट जो है वो अर्थ की अपर लेयर में, क्रस्ट में एक डेप्थ तक समा जाएगी, क्योंकि अभी रिसीव ज़्यादा हो रही है। जब आप पकौड़े गर्म कर रही हैं उस तवे पे, तो क्योंकि तवा पकौड़ों से ज़्यादा गर्म है, तो फिर तवे से हीट पकौड़ों की ओर ही आएगी। लेकिन जैसे ही अब तवा जो है वो ठंडा पड़ जाएगा, तो पकौड़ों की हीट फिर तवे में जाएगी, फिर जब पकौड़े उठाओगी वहाँ से तो तवा गरम लगेगा। तो ये भी एक सिद्धांत ही है, अब साइंटिस्टों के नाम बाद में कभी करेंगे, कि गर्म शरीर से ठंडे की ओर आँच जाती है, वार्म बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हीट चली जाती है। ओके। अब सारा दिन सूरज निकला हुआ है, तो फिर धरती और सूरज में ज़्यादा गर्म कौन है, बताओ ना? सूरज। तो सारा दिन फिर वो पकौड़ा कौन है? धरती पकौड़ा है ना, धरती पकौड़ा हुई ना, और सूरज क्या हुआ? तवा। तो सारा दिन कौन सेकेगा, गर्मी कौन लेगा? पकौड़ा यानी कि धरती, देगा कौन? तवा यानी कि सूरज। अब रात जब होगी, जब सूरज ही नहीं है, अब मुझे बताओ कि हीट कौन देगा, तवा कि पकौड़ा? पकौड़ा, क्योंकि अब रात को तो तवा है ही नहीं ना, सूरज है ही नहीं, अब पकौड़ा हीट छोड़ेगा, अब ये धरती हीट छोड़ेगी। तो सुबह तो इसने रेडिएशन ली थी ना, एक बार रेडिएशन लेती है, और वो रेडिएशन सन से आ रही तो एनर्जी बड़ी हाई, तो वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस हैं। और सन से आई है तो रोमन और ये जो ग्रीक लोग थे, इनके जो भगवान होते थे, इनके अपने अपने नाम होते थे। तो एक गॉड था सोल, उसके नाम पे नाम डाल दिया उन्होंने, सोलर। तो सन से आ रही है तो फिर सोलर है। तो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस अर्थ रिसीव करती है। अच्छा, अब रात को अर्थ भी छोड़ेगी, तो अर्थ से जो जा रही हैं तो वो तो उतनी हाई एनर्जी नहीं होंगी ना, उनमें उतनी हीट नहीं है, और वो हाई एनर्जी नहीं है तो मतलब फिर वेवलेंथ लंबी होंगी, तो फिर वो लॉन्ग वेव है। अब अर्थ से जा रही हैं तो टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल। ओके, सो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। तो दिन के समय अर्थ शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस रिसीव करती है, और रात के समय अर्थ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस रिलीज़ करती है। मतलब बेटे दिन में भी रेडिएशन है, रात को भी रेडिएशन है, मतलब आपकी ज़िंदगी में तो रेडिएशन ही है, दिन भी है सुबह। दिन को कौन सी रेडिएशन लेते रहते हो?
शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, और रात को कौन सी रेडिएशन में होते हो? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। फिर चिंता वाली क्या बात है। अच्छा, अचानक गर्मियों के दिनों में क्या होता है? गर्मियों के दिनों में अचानक ये नहीं होता है कि रात के 10-11 बजे तक भी घर ठंडा ठंडा होता है, छत ठंडी ठंडी होती है, 12-1-2 बजे तक गजब गर्मी हो जाती है उस कमरे में, लेकिन सुबह के 4-5 बजे ठंडक हो ही जाती। पता क्यों? क्योंकि वो जो छत होती है ना घर की और दीवारें, वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कर चुकी हो, हीट छोड़ चुकी होती हैं, ठंडी हो चुकी होती हैं, इसलिए सुबह सुबह 4-5 बजे ठंड लग ही जाती है, चैन आ ही जाता है बिना एसी के भी भोर तक, इसलिए सुबह की नींद बड़ी घातक होती है। ओके, तो इसकी वजह से होता क्या है कि जब ये रेडिएशंस को छोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ हीट, इस पर ही डिपेंड करता है वाटर वेपर पे। तो अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया कि ये जो है एटमॉस्फेयर है ना पूरा, अनन्य, हाँ, और एटमॉस्फेयर जो है इसमें मैंने आपको बताया कि गैस भी है और डस्ट भी है और अपना वाटर वेपर भी है। अब जब वाटर वेपर की एक खासियत है, कुछ खास गैसों की तरह ये भी बिहेव करता है। कुछ खास गैस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये समझ लो एक कार्बन डाइऑक्साइड है और ये समझ लो एक वाटर वेपर है। ये क्या करते हैं कि सन से आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशंस को तो अर्थ तक आने देते हैं, ये देखो ऐसे आने दिया, लेकिन अर्थ से जब रात को लॉन्ग वेव रेडिएशन जाती है ना, तो ये लोग उसे एस्केप नहीं करने देते, जाने नहीं देते, ट्रैप कर लेते हैं। जैसे यूरोपियन ठंडे प्रदेशों में खेतों में लगे कांच के वो घर, ग्रीन हाउस, गर्मी आने तो देते हैं, जाने नहीं देते, तो इसलिए इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस है, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस है। इसलिए कहते हैं कि भाई कितनी हीट अर्थ से रात को लॉस होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, ये डिपेंड करता है कि वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है। आई बात समझ में? क्योंकि वाटर वेपर कौन सा काम करता है? ग्रीन हाउस का। और अगर मॉइस्चर का कंटेंट कम है, वाटर वेपर प्रेजेंट कम है, वहाँ पर मॉइस्चर लेवल, ह्यूमिडिटी लेवल कम है, तो फिर हीट लॉस हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। और अगर मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा है, यानी कि एयर के पैकेट में वाटर वेपर ज़्यादा है, यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो हीट ट्रैप हो जाएगी। यही तो कारण है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि राजस्थान में अचानक से रात को ठंड बढ़ जाती है और खेस लेना पड़ता है, कंबल लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि रात के समय में जब आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस वहाँ से रिलीज़ होंगी रेत से, तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की बहुत कमी है, इसकी वजह से वो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को रेडिएट एस्केप कर हीट को हायर एटमॉस्फेयर में एस्केप करने देंगे, इसलिए खुद वो पकौड़ा जल्दी से हीट छोड़ करके सराउंडिंग को ठंडा कर देगा, यानी कि वहाँ पर अर्थ ठंडी हो जाएगी। ये बात समझ में? ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसलिए तो रेत रात को उसके और रेत के ठंडे होने के और बड़े कारण हैं, लेकिन ये कारण है कि वहाँ का सराउंडिंग एटमॉस्फेयर एकदम से ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो धरती है, रेत है, वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि वो सारी हीट वहाँ से रेडिएट हो जाती है अर्थ की, क्योंकि वहाँ पे वेपर की कमी है, ह्यूमिडिटी की कमी है। आई बात समझ में? इसलिए जहाँ जहाँ पर रेगिस्तान में पेड़ लगा दिए गए हैं, आज जहाँ जहाँ पर आज पेड़ हैं, खेती हो रही है, वहाँ के मुकाबले बेयर सैंड ड्यून्स एरिया में ज़्यादा ठंड लगेगी आपको रात को। जहाँ जहाँ पर पेड़ है वहाँ पर थोड़ी मॉइस्चर फील होगा, थोड़ी थोड़ी ह्यूमिडिटी फील होगी, वहाँ इतनी ठंड नहीं लगेगी रात को। जहाँ बिल्कुल ओपन रेगिस्तान है, बेयर है, वहाँ रात को ठंड लगेगी, क्योंकि हीट अर्थ वाली जो रेडिएट हुई थी एस्केप कर गई। सो अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ हीट जहाँ पर वाटर वेपर कम है वहाँ ज़्यादा है, और अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ हीट जहाँ पर वाटर वेपर कम है, जहाँ पर वाटर वेपर ज़्यादा है वहाँ पर कम है। अब यार अखबार में तो ये लाइन एज इट इज़ लिखी होगी, बताओ समझाना ज़रूरी था कि नहीं? समय लगेगा कि नहीं? समय तो लगेगा, वरना आपको समझ, वरना इतने पॉइंट मुझे बताओ, रट्टा मार के यूपीएससी में ABCD ऑप्शन करेक्ट कर दोगे, ये तो लॉजिक से ही कर पाओगे, और लॉजिक तब आएगा अगर आपके भेजे में वो चीज़ बिठाई गई है, सिखाई गई है, तभी तो वहाँ बैठ करके ऐसे सोचोगे कि भाई लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ हीट का क्या कंसेप्ट है वाटर वेपर के साथ। फिर याद आएगा वो रेगिस्तान जो मैंने बनाया था आप सबकी ज़िंदगी में। आगे बढ़ें, सरफेस टेम्परेचर, तो फिर यार अब अभी तो बता के हटाऊँ, रेगिस्तान का सरफेस टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा ना, क्योंकि हीट तो रेडिएट हो गई, क्योंकि वाटर वेपर क्या थे अमनदीप वहाँ पे? कम थे ना यार।
और जो ह्यूमिड एरिया है वहाँ पर सरफेस टेम्परेचर बना सा रहेगा, क्योंकि इक्वेटर क्यों सरफेस टेम्परेचर बना सा रहेगा। ओके, क्योंकि हीट जो है वो एस्केप नहीं कर पाएगी, क्योंकि वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस का काम करते हैं, हीट ट्रैप हो गए। और ये ग्रीन हाउस गैसें बड़ी घातक होती हैं, पता, ये हीट को ट्रैप करके रीरेडिएट करती हैं अर्थ की तरफ। तो दे आर री रेडिएटर, ऐसा भी नहीं है कि ट्रैप करके बैठी रहती हैं, अर्थ की ओर री रेडिएट करती रहती हैं। ओके, इसकी वजह से ये रीजन गरम गरम सा बना रहता है। ओके, और जितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा दोगी, जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ा दोगी नेहा एटमॉस्फेयर में, उतना ज़्यादा फिर ये तापमान गरम गरम सा हो जाएगा ना। इसी क्योंकि ये ग्लोब के लेवल पे, अर्थ के लेवल पे हो रहा है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग है। सिंपल सी कहानी है, इस बात को ध्यान में रखें हम। ओके, चलिए यही कहानी थी। अगला है लेटेंट हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर। लेटेंट हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर डिपेंड वाटर वेपर पर ही करती है, यानी कि ह्यूमिडिटी पर ही करती है। लेटेंट हीट क्या होती है, चलिए आइए आपको कुछ चीज़ें सिखाते हैं। अब देखिए आपके सामने सिंपल सी कहानी है कि आपके सामने बर्फ़ का एक ढेला पड़ा है। अच्छा, बर्फ़ का जो ढेला पड़ा है, ये बर्फ़ का क्यूब, ढेला में किसी को समझ में नहीं आएगा, द क्यूब ऑफ आइस, ये जो आपके सामने पड़ा है, ये जब फ्रिज में था तो ये पिघला था क्या? अच्छा, फ्रिज में ये इसलिए नहीं पिघला था क्योंकि नेहा कहती है कि सर वहाँ पर तो टेम्परेचर ही फ्रीजिंग पॉइंट के अराउंड है, फ्रिज का नाम है फ्रीजिंग, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट के अराउंड है, तो मतलब सर वहाँ पर तो टेम्परेचर 0 डिग्री था, तो वहाँ नहीं पिघला। लेकिन जैसे ही नेहा ने निकाल करके उसे डाइनिंग टेबल पर रखा तो ये पिघलना शुरू हो गया। मतलब नेहा हुआ ये है कि टेम्परेचर राइज़ कर रहा है। अच्छा, टेम्परेचर राइज़ कर रहा है, तो टेम्परेचर किसका इंडिकेटर है नेहा? तापमान किसका इंडिकेटर है? गर्मी का, हीट का। तो मतलब फ्रिज के मुकाबले जब बाहर हमने निकाला तो बाहर हीट ज़्यादा थी। तो जैसे ही इस बर्फ़ के गोले ने हीट गेन कर ली तो इसने अपनी फॉर्म चेंज कर दी, लिक्विड में आ गया। ये सॉलिड क्या हो गया? लिक्विड। लेकिन हीट गेन करके लिक्विड बना ना, तो ये बर्फ़ का गोला लिक्विड बना, इसलिए इसने अपने अंदर कुछ हीट संभाली, तो वो हीट अब इसके अंदर आ गई ना, इसलिए लिक्विड है ना। अच्छा, वो जो लिक्विड है, कभी नेहा नोटिस किया है कि पानी गिर जाता है मार्बल के ऊपर, थोड़े समय बाद होता नहीं, कहाँ चला जाता है? उड़ जाता है। हाँ, तो वो क्या हो गया है, अब वो क्या बन गया, लिक्विड से वो गैस बन गया। तो सॉलिड था, लिक्विड था, वो गैस हो गया। तो अब वो लिक्विड और ज़्यादा हीट पा गया तो गैस बन गया, तो गैस में वो सारी हीट आ गई, है ना। तो सॉलिड से लिक्विड तक बनाने में एक अमाउंट ऑफ हीट लगी, उससे भी कहीं ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लिक्विड से, क्योंकि बर्फ़ बड़ी जल्दी पिघली लेकिन वो पानी फर्श पे कई देर तक पड़ा था। तो सॉलिड से लिक्विड बनने में एक लेवल पे हीट तो लगती है, टेम्परेचर बढ़ता है ना, और लिक्विड से गैस बनने में उससे भी ज़्यादा हीट लगती है। और ये तो प्रमाणित ही है कि सॉलिड से जब गैस बनी है तो जिस हीट की वजह से वो गैस बनी है, वो हीट उसी फॉर्म, उसी स्टेट, मैटर के उसी स्टेट में समा गई है, कहीं बाहर नहीं है। तो अब उस गैशियस स्टेट ने कुछ पोजेस किया हुआ है ना, कोई पोजेशन है ना आज उसकी, मैंने उसका कुछ पोटेंस है ना, कुछ पोटेंसी है ना, मैंने पोटेंशियल है ना, तो वो उसकी पोटेंशियल हीट है ना, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है ना, जो उसके अंदर छुपी हुई है ना, हिडन है ना, जिसे आप निकाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो। आई बात समझ में? इस हीट को आप यूज़ कर सकते हो। ये हीट कई बार यहाँ लगती भी बड़ी ज़ोर से, अपने हाथ में ऐसे करते ढक्कन छोड़ते हैं अपन, पानी को जब अपन गर्म करते हैं तो उसका धुआं हमारी बाँह पे जब लगता है बड़ा घातक लगता है, क्योंकि उस वेपर में, उस स्टीम में वो आग, वो आँच, वो हीट छुपी हुई है, जिसकी वजह से वो लिक्विड, वो वेपर बना था, स्टीम बना था। इसलिए जब वो शरीर को छूती है तो करते ऐसे करके। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के वो हीट अब उस वेपर के अंदर है। ओके, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट है, बट वो हिडन हीट है ना, वो लेटेंट हीट है। साइंस में उसका नाम क्या है? लेटेंट हीट। ओके, इट इज़ लेटेंट हीट। अच्छा, तो फिर एटमॉस्फेयर की लेटेंट हीट वाटर वेपर डिसाइड करता है कि नहीं करता है? जितना ज़्यादा सॉलिड, जितना ज़्यादा गैस में कन्वर्ट होगा, उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उस वेपर के अंदर, तो उतनी ज़्यादा लेटेंट हीट होगी, उतनी ज़्यादा लेटेंट हीट होगी एटमॉस्फेयर में, होगी कि नहीं होगी? सिंपल सी कहानी है, इसमें दिक्कत की क्या बात थी? ओके,
तो एटमॉस्फेयर की लेटेंट हीट को वाटर वेपर डिसाइड करता है कि नहीं करता है? मैंने अभी सारा सिस्टम पढ़ाया कि वो करता है। और ये लेटेंट हीट बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि जब मैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कराऊंगा तो ये लेटेंट हीट ही है, तो सारा गेम चलाएगी आगे। ओके, दैट लेटेंट हीट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये भी तो वाटर वेपर ही तय कर रहा है। कैसे कर रहा है ये वाटर वेपर? स्टेबिलिटी क्या होती है एटमॉस्फेयर में, नेहा जानती हो? स्टेबल एटमॉस्फेयर क्या होता है और इनस्टेबल एटमॉस्फेयर क्या होता है? सीज़न के हिसाब से तो सब्जियां होती हैं। स्टेबल इनस्टेबल को समझो। स्टेबल का मतलब ये है कि बाहर बादल गड़क रहे हैं इस समय, हवाएं चल रही हैं, पत्ते हिलते दिख रहे हैं, कोई वर्षा हो रही है, सब शांत, स्टेबल। इनस्टेबल कब है? हवाएं, बिजलियाँ, वर्षा, बर्फ़, गड़े, इनस्टेबल। तो जब वेदर की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो स्टेबल इनस्टेबल का अर्थ ये होता है। आप कहते हैं लंदन में जब भी मैचेस, इंग्लैंड में जब भी मैचेस होते हैं, तो आप क्या कहते हैं? वेदर काफ़ी इनस्टेबल है, एकदम से बारिश शुरू हो जाती है ना। ऐसा आजकल ऑस्ट्रेलिया में भी होने लगा है, वहाँ काफ़ी वेदर इनस्टेबल कर लिया। लेकिन कई जगहों पर वेदर इज़ वेरी वेरी स्टेबल, काफ़ी स्टेबल रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं आती। जैसा टेम्परेचर, जैसा प्रेशर, जैसी रेनफॉल, जैसा डे, जैसा नाइट, वैसा बना ही रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो आप काफ़ी श्योर रहते हैं कि इट इज़ वेरी स्टेबल एटमॉस्फेयर ओवर देयर। और आप कई मौक़ों पे कहते हैं यार इट इज़ हाईली इनस्टेबल, यार वेदर कंडीशन हाईली इनस्टेबल, अभी सुबह उठें दोपहर तक बारिश होने लग जाएगी, साहब कहते हैं। साउथ इंडिया के बारे में भी ऐसी बात होती है। अच्छा, अभी आप सुबह उठे हैं दोपहर तक बारिश होने लग जाएगी, ये कैसे होने लग जाएगी? कौन करने लग जाएगा बारिश? कैसे करने लग जाएगा बारिश? समझो, देखो आप उठे थे रात को, मोबाइल चला के सोए थे, लेट सोए थे तो लेट ही उठे थे। बड़े अधिकार से उठे हो, लेट उठे हो, लेकिन अधिकार से उठे हो कि किसी ने पूछ लिया गलती से भी लेट सोए थे, मोबाइल चला रहे थे, लेट सोए थे तो लेट ही उठना। मम्मा इन्ना भी नहीं सोवा, इन्ना भी नहीं मैं कुछ कीता। तो ऐसे करके अधिकार जमा लेते हैं कि ऐसा भी की कर लेता है जो लेट उठ के। तो अब जब आप लेट उठे हो, तो लेट उठने के बाद आपके तो बज गए 12 बजे हुए हैं जब आप उठे हो, तो क्या हो रहा है? बादल गड़क रहे हैं। बादल क्या कर रहे हैं? गड़क रहे हैं। ऐसा केरल में हो जाता है, सुबह उठती हो 2 को बजे कह रहा हूँ, 2:30-3 बजे बादल गड़कने लग जाते हैं, बारिश हो जाती है। 4-4:30 बजे मामला सेट होता है, एकदम साफ़ नीले नीले अंबर पे, फिर चांद छा जाता है। फिर शाम होती है तो कहते हैं बैक वाटर में चलते हैं, मज़े लेते हैं। ऐसी ज़िंदगी है। ऐसा क्यों होता है नेहा, पता है? सुनो ध्यान से। देखो नेहा, जब वहाँ पर सुबह 6-7 बजते हैं तो सन आने लगता है। 8-9 और 10 बजे के अराउंड धरती गर्म होने लग जाती है। आपको पता है जब धरती गर्म होने लग जाती है तो जैसे ये यहाँ से मान लो धरती गर्म हो गई, इस गरम धरती के कांटेक्ट में ये एयर पैकेट आया, ये एयर पैकेट आया आया आया, अब यहीं से आएगा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे भी हो सकता था, समझाने के लिए ऐसा समझा रहा हूँ ना। तो एयर पैकेट यहाँ पे आया, गरम धरती संपर्क में आया तो गर्म हो गया, गरम धरती संपर्क में आया तो गर्म हो गया। गर्म होके क्या करती है? टेम्परेचर जैसे ही राइज करते हैं, गैशियस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ता है, वाइब्रेट करने लगते हैं, बॉन्ड बने होते हैं ना, संबंध बने होते हैं ना, टूट जाते हैं। क्योंकि ज़्यादा हिलजुल करोगे ना रिश्तों में, गाड़ी में या कहीं भी, संबंध टूट जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि रहीमन धागा प्यार का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जो जुड़े गांठ पड़ जाए। हम प्रकृति हमें सिखाती है, हम नहीं मानते, अलग बात है। तो ज़्यादा ही वाइब्रेशन करने लगते हैं, छूट जाते हैं तो अनैर्किस्ट, अराजकता फैलने लग जाते हैं अपनी मर्जी की दिशाओं में। एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन। जब इकट्ठे थे, जब वो वाली कहानी यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, भारी थे, लकड़ियों का गुच्छा भारी था, पैकेट हैवी था, अब सारे बिखर बुखर गए हैं, हल्के पड़ गए, मामला कमज़ोर पड़ गया, विरोधी हावी हो जाएगा, तो बिखर गए, एयर का एक्सपेंशन हो गया। तो इसलिए कहते हैं पैकेट ऑफ एयर एक्सपेंड कर गया। एक्सपेंड हो गया तो हल्का पड़ेगा ना यार। डेंसिटी क्या होती है नेहा? घनत्व क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम। मास ओवर, बड़ी सिंपल सी
मास ओवर वॉल्यूम, जैसे इतना सा वॉल्यूम है उसमें कितना मास है, ये डेंसिटी है। ओके, अब डेंसिटी को घटाना तो क्या करूं, या तो वॉल्यूम बढ़ा दूं। जैसे आपका इतना सा बटुआ, उसमें 10,000 की गड्डी नोटों की, तो डेंसिटी बड़ी मस्त, आपको बड़ी खुशी हो रही है। अब डेंसिटी घटानी है मुझे, बटुआ इतना बड़ा दे दूंगा, उसमें 10,000 की गड्डी क्या ही है, तो डेंसिटी घट गई। दूसरा तरीका, ये जो बटुआ उतना ही है 10,000, कोई और रिश्तेदार आ गया 10,000 और दे गया, उड़ल गया, अगर बाबा रे बाबा इतना डेंसिटी और बढ़ गई। तो मास बढ़ा तो, या मास बढ़ाते जाओ तो डेंसिटी बढ़ेगी, या तो वॉल्यूम को बढ़ाते जाओ तो डेंसिटी घटेगी। तो डेंसिटी बढ़ाने का दो तरीका है कि मास बढ़ाओ और वॉल्यूम घटाओ। ओके, अब यहाँ पर अपन ने क्या किया, एयर कॉलम गर्म हो गया था और वॉल्यूम बढ़ गया उसका, क्योंकि सारे छूट गए ना, फैल गए ना आपस में, अनार्किस्ट हो गए ना, इसकी वजह से क्या हुआ, डेंसिटी घट गई। अब कम घनत्व है, अब हल्का है, ऊपर उड़ गया, ऊपर उठ गया। हल्की चीज़ ऊपर उठती ना, गुब्बारे ऊपर उठते हैं ना, तो ऊपर उठ गया। तो जैसे ही वो एयर पैकेट यहाँ आया, गर्म हुआ, ऐसे आया आया टकराया, ऊपर उठ गया। इधर से भी एक एयर पैकेट आया, क्योंकि आपको पता है नकल तो बहुत करते हैं हमारी धरती पे लोग, ये भी देखा देखी आया, कहता ओए तू किधर आ रहा है, उधर से वो भी आया टकराया, गर्म होकर ऊपर उठ गया। दोनों ऊपर उठ रहे हैं, और उठने तो अब क्या करें, एक दिन तो सबको उठना ही, तो ये भी ऊपर उठ रहे हैं। अब उठ करके ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो क्या करना है इनको, सिस्टम क्या है, इनका कोई नतीजा भी तो निकलना चाहिए ना, कुछ तो इनकी ज़िंदगी को कुछ प्राप्त होना चाहिए, वरना उठो और गिरो, उठो गिरतो गिरते रहो, तुम्हारा कौन पूछ रहा है तुमको, ये सब तो चलता ही रहता है, उठना गिरना तो जीवन में लगा हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं जो जीवन में ऐसी उपयोगिता सिद्ध करके जाते हैं कि आपको काफ़ी कुछ दे जाते हैं, गिरते हुए भी आपको बहुत कुछ दे जाते हैं। जो गिरो तो मेघ बन के गिरो, जो बरसो तो मेघ की तरह बरसो, किसी खेत को सिंचाई कर दो, किसी को पीने का जल दे दो, सैलाब ना बनो। तो वो अगर, तो अब इसमें मॉइस्चर है, इस पैकेट ऑफ गैस में मॉइस्चर है, क्लियर हुई बात। तो ये पैकेट ऑफ गैस अब ऊपर की ओर उठ रहा है, क्लियर बात। अब जैसे जैसे ये ऊपर की ओर उठ रहा है, तो फिर ये भी एक कंसेप्ट है कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं, टेम्परेचर लूज़ होता है, टेम्परेचर लूज़ होता है। जानते हो कि टेम्परेचर लूज़ होता है, वो कहेंगे सर ऐसे कंसेप्ट समझाते रहते हो, लॉजिक नहीं देते। टेम्परेचर हमें लूज़ करा दिया, हीट तो निकाली नहीं, टेम्परेचर लूज़ करा, बिना हीट दिए और या फिर बिना हीट लिए टेम्परेचर घटाना या बढ़ाना, इसे एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे मैं हीट देने या लेने से कुछ नहीं कर रहा, मैं खाली वॉल्यूम बढ़ाऊँगा घटाऊँगा। अब देखो, एक बस में बैठी हो, बस में सीट 2 लोगों की थी, बैठे 4 थे, दबाव था, गर्मी बढ़ेगी कि नहीं, पसीना आएगा कि नहीं, तापमान बढ़ गया, क्योंकि कंप्रेशन है, क्योंकि प्रेशर है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर ऊपर जाते, मैंने बताया था एटमॉस्फेयर थिन होता जाता है, 5 किलोमीटर तक ही तो सारे वेपर हैं, ऊपर ऊपर जाते जाते एटमॉस्फेयर की लेयरें थिन होती हैं। तो पैकेट ऑफ एयर कहता है या तो दबाव कम होने लगा यार, हैं, साइज़ बढ़ा ले, फैल जाए, तो दबाव कम हो रहा है, साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ रहा है, तो फिर तापमान घटेगा, क्योंकि अब दबाव नहीं है ना, दबाव नहीं है ना। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वो जो गैसियस वो जो वाटर वेपर हैं, वो अब धीरे 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 टिकने लगे हैं, क्योंकि उनकी हीट, वो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, तो टेम्परेचर कम इसलिए हो रहा है क्योंकि हीट रिलीज़ हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है, और उनके अंदर से हीट रिलीज़ होगी तो अपना रूप बदलेंगे ना, रूप बदलेंगे ना, तो गैस से वापस लिक्विड में आएंगे। इसके लिए उन्हें साथी चाहिए, दोस्त चाहिए। वो कौन है, डस्ट पार्टिकल। बैठने के लिए गद्दी मांगते हैं, प्लेटफॉर्म मांगते हैं, कहते कोई चट्टान दे दो। और एक वेपर के लिए एक डस्ट पार्टिकल भी चट्टान से कम नहीं है, डूबते को तिनके का सहारा बड़ा होता है, वही बहुत है। तो उसके ऊपर बैठने टिकने शुरू हो जाएंगे, हीट रिलीज़ हो रही है, गैसियस स्टेट अनस्टेबल होती है, लिक्विड स्टेट थोड़ी ज़्यादा स्टेबल होती है, सॉलिड स्टेट और स्टेबल होती है। तो इनस्टेबिलिटी छूट रही है,
स्टेबिलिटी वहाँ पर गैशियस से अब किस में आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर लूज़ हो रहा है ना, जो लेटेंट हीट अंदर समाई थी अब धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो वो लेटेंट हीट अब निकल रही है, तो क्या हो रहे हैं, कंडेंस कर्ड, कंडेंस मिल्क सुने हैं ना, तो कंडेंस हो रहा है, और उसके लिए वो डस्ट पार्टिकल एक आया, दूसरा वेपर भी आएगा था, यार मेरी भी हीट निकल गई यार, बहुत घमंड में था, सब चला गया, आ गया हूँ, अब मैं टिक गया हूँ, वो भी बैठा, सारे बैठे मिल के कहते चलो एक परिवार बनाते हैं, बूंद बनाते हैं, एक बूंद बनाई और मिल गए, 2 बूंदें 4 मिल गई, अच्छी खासी बूंद बन गई, ऊपर चढ़े कहते और हीट रिलीज़ करो यार, और दबाव कम हो गया, ये तो कहाँ आ गए, या तो तापमान ही बड़ा कम है, क्योंकि पृथ्वी से दूर जा रहे हैं ना, और एटमॉस्फेयर की गर्मी के कारण पृथ्वी था, सूरज नहीं था, तो पृथ्वी से दूर जा रहे हैं, कहते हैं यार एक तो दूर जाने की वजह से तापमान कम हो रहा है, क्या नज़ारे, दूसरा वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है साला, तभी तापमान कम हो रहा है, क्या नज़ारे, और पास आते जा रहे हैं, चलो मिल करके जम जाते हैं, बर्फ़ बन जाते हैं सॉलिड। लेकिन अब वो जो प्लेटफॉर्म था जिस पे बैठ करके आपस में मिल रहे थे ना, उसने हल्ला मचा दिया, कहता बेटे इतने मिल गए और इतने भारे हो गए, मैं संभाल नहीं सकता, मैं तो तिनका था। कहता फिर, कहता मैं जा रहा हूँ, तुम गिर पड़ो ज़मीन पे गिर जाएंगे, बारिश, क्योंकि वो जो जुड़ रहे थे आपस में, कंडेंसेशन हो रही थी, वो एक रूप, एक आकार ले रहे थे, उन्हें बादल कहते हैं, उन्हें क्लाउड कहते हैं। ओके, वेपर था तो क्लाउड हुआ, उठती हुई हवा को बादलों का रूप किसने दिया, उठती हुई हवाओं को बादलों का रूप किसने दिया, वेपर ने। जो वेपर ना होते तो उड़ती हुई हवाएं बिना पहचान के ही कहीं बिखर जाती, उन्हें बादलों का रूप किसने दिया, वेपर ने। और वो बादलों में कड़कड़ाहट भी हुई, उन बादलों से आपके घर में वर्षा भी हुई। आपने क्या कहा, वेदर में काफ़ी इंस्टेबिलिटी है, तो वेदर की इंस्टेबिलिटी का रीज़न कौन हुआ, वेपर। जो ना होते वेपर तो ना बादल होते, ना कड़कड़ाहट होती, ना वर्षा बनती, तो स्टेबिलिटी का कारण कौन हुआ, वेपर। बस इन्हीं से सृजन है, इन्हीं से अंत है, यही कारण है। ये स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी का आधार है, किसकी, एटमॉस्फेयर की। ये समझाना जरूरी था कि नहीं, जो ना समझाते तो जीवन में वो रस आता। जिस कविता, जिस रस से हमने आपको इसे समझाया, आप भी इसे समझ पाते। तो बताइए फिर जब MCQ के ऑप्शन आएंगे तो कुछ याद करने की ज़रूरत कभी पड़ती है कि आप कविताएं रचते हैं। जीवन में शिक्षा कविता के समान होती है, यदि आपने उससे मोहब्बत की है। ओके, कोई पूछे कि क्या करते हो, तैयारी कैसे करते हो, तो एक ही जवाब दो कि इश्क करते हैं। इश्क समय के साथ पुराना होते होते मजबूत होता है, ख़त्म नहीं होता, बाकी सब तो भूल जाता है। ओके, इतना कंसेप्ट आज हम आपको समझा पाए। अब ह्यूमिडिटी कंसेप्ट क्लियर, वाटर वेपर का रोल क्लियर कि अमाउंट, नेचर एंड अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ हीट, सरफेस टेम्परेचर, लेटेंट हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर और स्टेबिलिटी एंड द इंस्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, सारी इन पर निर्भर करती है। तो ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यार। अब अगर आपको कोई कहे कि भाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आई हैं नॉर्थ इंडिया में और हल्की हल्की बारिश की है जिससे मॉइस्चर बढ़ गया है, तो फिर थोड़ा सा तो आधार समझ जाओगे कि फॉग बन सकती है, क्योंकि फॉग इज़ अ काइंड ऑफ क्लाउड। थोड़ा समझा पा रहे हैं ना हम आपको, चलो कोई बात नहीं, पूरा समझाएंगे यार, ऐसी क्या बात है, थोड़ा थोड़ा समझाने वाले पूरा समझाते हैं। अब आते हैं इवेपोरेशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं इवेपोरेशन, हमने अभी बोला था इवेपोरेशन, ठीक है, दोनों ही। इवेपोरेशन क्या है गुरनी, इवेपोरेशन इज इंग्लिश में प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म। वो तो सिंपल सी बात है यार, लिक्विड को, तरल पदार्थों को आपको गैस में बदल देना है, बस, ठीक है। ओके, ये इवेपोरेशन होती है। अच्छा, फिर ये कैसे होती होगी यार, तो तापमान से ही होती है ना। तो फिर ये 3 चीज़ें बतानी ज़रूरी नहीं है, एरिडिटी, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड। चलो बताते हैं कि इवेपोरेशन कैसे। देखिए, अब मुझे ये बताइए, क्या कहते हैं उसको, नेहा, कभी कमरे में जल्दी किसी फंक्शन में जाने के लिए ऐसे ऐसे पंखे के नीचे चुन्नी सुखवाई है, चुन्नी सुखाई है, जानती हो ऐसा आपने क्यों किया? आपने ऐसा इसलिए किया कि पंखे में हवा चल रही थी, जैसे ही आप ऐसे चुन्नी करती थी तो वेपर उठते थे, यानी कि वो पानी उठता था, पंखे की हवा उसे ढकेल देती थी, और ऐसे में ही फिर आप नया बार चुन्नी फिर से उठाते थे तो फिर से वेपर उठते थे, हवा फिर ले जाती थी। चलो अब ज़रा पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर दो और सोना बाथ में चले जाओ,
उस रूम में चले जाओ, अब मुझे सुखा के दिखाओ चुन्नी। एटमॉस्फेयर में वेपर बड़ा है, एटमॉस्फेयर में यानी कि उस पैकेट ऑफ एयर में ऑलरेडी इतना वेपर है, और तुम्हारी चुन्नी का वेपर क्या लेगा। तो मतलब आज ये सिद्ध हो गया नेहा कि जितनी ज़्यादा हवा सूखी हो उसमें उतनी ज़्यादा क्षमता होती है वेपर लेने की। तो मतलब ये सिद्ध हो गया कि जितनी ज़्यादा हवा सूखी हो वो उतना ज़्यादा पानी को गैस में बदलने की कुव्वत रखती है, मतलब वो उतना ज़्यादा इवेपोरेशन को बढ़ावा देगी, क्योंकि वो तो भूखी है, पेपर की भूखी है। कहती आजा, जितना आ सकता है आजा, मैं सूखी पड़ी हूँ जन्मों से, मुझे आकर के तर कर दे। जब पूरी तर हो जाएगी फिर नए वेपर नहीं ले पाएगी, फिर उस क्षेत्र से इवेपोरेशन थोड़ी घट जाएगी। तो सिंपल एस्पेक्ट है। अगला एस्पेक्ट इसमें आता है, तो एरिडिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो इवेपोरेशन, इसलिए तो आप देखें रेगिस्तानी इलाकों में सब सूख जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में क्या करते हैं आप लोग ख़ास तरह की बॉटल्स में पानी रखते हैं ख़ास रेगिस्तानों में, क्योंकि नॉर्मल बोतलों में भी पानी सूख जाता है। आपको पता होगा पहले ज़माने के में लेदर के पैकेट्स में, लेदर के बैग्स में पानी रखा जाता था। याद है वो घोड़े पे जाता था और वो बोतल खोलता था, तुमको पानी देता था, क्योंकि लेदर वाटर के एक्सचेंज में बहुत ही वीक एस्पेक्ट माना गया है, वीक मटेरियल माना गया। एंड जो घड़ों उड़ों में पानी रखा जाता है ना वो उड़ जाता है फुर, इसलिए रेगिस्तानों में ये घड़ों वाला फार्मूला नहीं चलता। घड़े में रख के जाओगी, दोपहर तक आओगी, सब फुर हुआ होगा, सब खींच लिया जाएगा। ओके, क्योंकि बाहर ड्राइनेस ही इतनी है। तो ध्यान से चलना ज़रा ज़िंदगी में। तो ऐसे में एरिडिटी जितनी ज़्यादा है तो इसलिए रेगिस्तान में ऐसे ही पौधे को पानी डाला, फुर उड़ गया, क्योंकि भूखी पड़ी है हवा, अतृप्त है, एरिड है, सूखी, शुष्क। एरिड का हिंदी शब्द शुष्क है, इसलिए वो ज़्यादा वाष्पीकरण कराती है, ज़्यादा इवेपोरेशन कराती है, ज़्यादा वेपर लेती है। ओके। और जो हवा मॉइस्ट है, जो क्लाइमेट मॉइस्ट है, जो वेट है, तो वो क्या कराएगा, वो कैसे कराएगा, या तो ऑलरेडी मॉइस्ट है, गीला है। अच्छा, टेम्परेचर तो फिर वही है यार, जितना ज़्यादा चूल्हा जलाओगी उतना ज़्यादा पानी उबलेगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा, टेम्परेचर जितना कम उतना ज़्यादा। अब हवा शुष्क करके बैठी हो, हवा तो शुष्क ही करके बैठी हो, लेकिन टेम्परेचर कोई नहीं, इवेपोरेशन किधर से करा लोगी। गोबी डेजर्ट का इलाका, टेम्परेचर भी तो दो ना यार। अब जा कर के बैठ जाओगी जा कर के लद्दाख में और कह रही हो देखो हवा बड़ी शुष्क है, सर ने समझाया था कि इवेपोरेशन बड़ी होगी, सर ने टेम्परेचर भी तो बताया था, टेम्परेचर तो वहाँ है नहीं, जितना पानी लेके बैठे रहना। फिर आई बात समझ में, टेम्परेचर भी बढ़ाओ ना बेटा। तुम तो एक ही चीज़ बढ़ा करके कहते हो कि हम आगे की ओर बढ़ लिए, थोड़ा सा क्वांट कर लिया, थोड़ा रीजनिंग, और अब हम बढ़ लिए। बेटे सब करो ना, उसके बाद ही कहीं बढ़ पाओगे। वेलोसिटी ऑफ विंड, वो पंखे की हवाएं। अब यार ये एटमॉस्फेयर है, ये पानी है नीचे, वैसे हवा कभी रुकती नहीं है, लेकिन मान लो रिलेटिवली हवा की मूवमेंट एकदम रुकी सी हुई है, बड़ी स्लो। वैसे तो हवा कहाँ रुकती, बड़ी स्लो। अब यहाँ से वाटर इवेपोरेट हुआ। अरे फ़ोन आ रहा है यार, नहीं फ़ोन नहीं आ रहा है, सॉरी, कोई बेचैन हो रहा है। हाँ, तो अब ये नीचे पानी है, इधर से सूरज ने टॉर्च मारी, पानी उबला, इवेपोरेट हुआ, मैं हवा हूँ, मैंने ले लिया। अब ना मैं हिलता हूँ ना जुलता हूँ, मैं तो भर गया। सूरज ने टॉर्च मारी, नया पानी उबला, मैंने लिया ही नहीं, मैंने उगल दिया उल्टा, मैंने नहीं लूँगा। बेहतर यह है कि मैं आगे जाऊँ, दूसरा प्यासा आए, वो भी भरे, आगे जाए, दूसरा प्यासा आए। जितनी ज़्यादा मूवमेंट, जितनी ज़्यादा विंड मूवमेंट रहेगी उतनी ज़्यादा ड्राई एयर आती रहेगी, सैचुरेट होती रहेगी, जाती रहेगी। तो विंड वेलोसिटी मायने रखाती है कि नहीं। तो इसलिए क्या करती हो, एकदम से बाथरूम से निकल के ड्रायर, सब सूख जाता है कि नहीं, सेट। एक तो तेज़ हवाओं से उड़ाती हो, जुल्फें हवा में उड़ती हैं, ऊपर से तापमान देती हो, ऊपर से सब एरिड कर देती हो। लेकिन वही ब्लोअर, वही ड्रायर उस मॉइस्ट लेडन बाथरूम में यूज़ करना, बाल सूखने में दुगना समय लगेगा। इसलिए बाहर आते हैं, भागे भागे लॉबी में आते हैं, ड्राइंग रूम में या कहीं बेड़े में जाते हैं, वहाँ जाके चलाती हैं ये करके। लेकिन अब कुछ दीवाने भी हो, कहते इतना समय नहीं है, सीधा प्रेस लगा देते हैं, चेप देते हैं, कहते इसको
इसको प्रेस में लगाओ, इसको जलाओ, ये गलत बात है। ओके, तो टेम्परेचर हाई, वेलोसिटी ऑफ विंड हाई, एरिडिटी हाई, तो फिर इवेपोरेशन क्या बेटे? हाई। और ये तीनों चीज़ें कम तो फिर इवेपोरेशन क्या? कम। सिंपल। अब मैं क्या इसमें कोई कौन सी तुमको रॉकेट साइंस पढ़ा दी मैंने यार, सिंपल सी बातें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें हैं। अब इवेपोरेशन पढ़ा है तो कंडेंसेशन नहीं पढ़ोगे। अब पानी उबलाया है तो कहीं वापस भी तो लाना है। नेहा, पृथ्वी की एक खासियत है बेटा, इसमें एक कण भी धूल का ना कभी उधर गया है ना कभी इधर आया है, जो है वैसे का वैसे ही है। जानती हो इस बात को? एक कण भी ना अदला है ना बदला है। जैसे आप कहेंगे सर मैं पिछली बार शिमला गई थी, बहुत पहाड़ थे, और इस बार वहाँ पर पहाड़ बड़े कम हैं, और आपने तो कहा सर एक कण भी ना अदला है ना बदला है। मैंने कहा झूठ कहा है, वो पहाड़ कट के मलबा बन गया होगा, आपके घर के डीपीसी लेवल में डल गया होगा। वो पहाड़ कट के पत्थर बन गए होंगे, उसी सड़क के नीचे डल गए होंगे। अगर जितना पहाड़ वहाँ से हटाया है ना यहाँ, उतनी ही वहाँ पर लुक यानी कि बिटुमिनस भी तो डाली है कहीं से ला के, उतना ही वजन डाल दिया हमने, मैटर सेटल कर दिया। जितनी आंधी रेगिस्तान से उठ करके आपकी ओर आई है, इतनी कहीं से वहाँ भी आ गई होगी, और आपके यहाँ भी ये कहाँ टिकी रहेगी, कभी आगे चली जाएगी। ज़िंदगी ऐसी चलती रहती है, जो आया है जाना है, और जो चले जाना है उसकी जगह कोई और आना है, और जो आने वाला है उसको भी एक दिन चले जाना है। जो ज़्यादा टेंशन लेगा उसका कुछ नहीं होना है, रुकना। तो कंडेंसेशन क्या है? वो ये आना जाना। कंडेंसेशन की थ्योरी सुनो कना, प्रोसेस ऑफ, अच्छा आप आर्किटेक्ट हो यार, तो सारा आपके तो पोटों पे है, ये पोटे होते हैं ना टिप्स, उस पर है। सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म। कंडेंसेशन क्या होता है कवर? अच्छा, सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म। ऐसे ऐसे कन्वर्ट करा रही हो, डेफिनेशन से कराना है। ओके, वेपर को अपन को किस फॉर्म में बदलना है, और फिर जैसा भी समझाया था मैंने वो इंस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी में, तो वही वाली बर्फ़ जब पानी और फिर भाप बनती है तो वो हो गया एवेपोरेशन, और वही भाप जब फिर पानी और बर्फ़ बन जाए तो क्या हो गया बेटा? कंडेंस हो गया ना मैटर, कंडेंस, तो कंडेंसेशन। ओके, अब जब कंडेंसेशन हो रहा है, जब वही बर्फ़ पानी बनी थी, पानी से जब भाप बनी थी, क्या लेके बनी थी नेहा? बेटे वेपर तो बना है, लेके क्या बनी है वो बर्फ़, पानी, पानी से भाप क्या लेके बनी थी? हीट। तो पृथ्वी का नियम है, जो लिया है देना पड़ेगा। पृथ्वी का नियम क्या है सिमया? लेना देने की बातें नहीं करना बेटा, वो ट्रेड एंड कॉमर्स है, गिव एंड टेक पे ज़्यादा चलते हो ना। जो लिया है वो देना पड़ेगा। किसी बहुत महानुभवी ने कहा है कि एक परिवार था, उनके घर जाओ तो उनका एक डायलॉग होता था, क्या आए हो तो क्या लाए हो, जाओगे तो क्या देके जाओगे। हैं, अमर सिंह थे, एक राजनेता हुआ करते थे, राजनेता गलत बात है, एक नेता होते थे, राजनीतिक नेता यूपी से, और एक आपको पता ही है प्रतिष्ठित परिवार है बच्चन परिवार। उनके विषय में ऐसी कविता उन्होंने लिखी थी कि भाई उनका तो ये है कि जया बच्चन जी का तो ये है, आए हो तो क्या लाए हो, जाओगे तो क्या देके जाओगे। वो बस, वो तो कुछ नहीं, वो तो अमर सिंह को प्रिंसिपल ही सिखा रही थी। अमर सिंह सीख नहीं पाए कि वो तो शाश्वत सिद्धांत सिखा रही है, जो लिया है वो देना पड़ेगा। उसी बर्फ़ ने पानी से भाप बनते हुए जो ऊष्मा ली थी, जो हीट ली थी, जब पुनः वो अब भाप से पानी से बर्फ बनेगी तो छोड़ना पड़ेगा। पोटेंशियल का अर्थ ही है रिलीज होना। यदि आपका पोटेंशियल रिलीज हो करके आपसे छूट मुक्त नहीं हो रहा है तो आपका पोटेंशियल जीरो है। पोटेंशियल वही है जो एक्सप्रेस हो जाए, जो रिलीज हो जाए। तो जितनी हीट छूट गई वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है। इसको हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आप कहें सर मुझे प्रमाणित करो, खाली बातें करते रहते हो, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे प्रूफ करो कि ऐसा होता है। हाँ मैं प्रूफ करता हूँ। अच्छा, जब बाथरूम से नहा के निकलते हो तो एकदम से गर्मी गर्मी तो रहती है। अच्छा, जब बाहर पंखे के आगे आते हो तो 5 से 7 मिनट तो अच्छा ठंडा अनुभव होता है। जानते हो क्यों? शरीर पे वो जो वेपर है ना वो हवा में उड़ गए। इससे उन्होंने क्या किया पता? शरीर से उन वेपरों में जब शरीर से हवा में उड़ गए तो उन्होंने क्या, जो लिक्विड है वो हवा वेपर बन के उड़ गया, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? लिक्विड जब वेपर बनेगा तो क्या लेगा मेरे बच्चे करमवीर? हीट। तो आपके शरीर की हीट कौन ले उड़ा? वेपर। अब वो हीट उस वेपर के अंदर चली गई ना, वो किसकी थी? आपके शरीर की।
तो ज़्यादा हीट ना पैदा किया करो। तो आपके शरीर की हीट कौन ले उड़ा? आपको क्या महसूस हुआ? क्योंकि हीट रिलीज करके क्या फील होता है मनदीप? ठंडा। ज़्यादा ठंडे में नहीं पड़ना। अच्छा, इसी तरह से घड़े का पानी है बेटे, क्या कहते हैं उसको अजू? घड़े का पानी ठंडा क्यों लगता बेटे? हाँ बेटे, ऐसे ना उड़ा दो हीट जैसे तोते उड़ा रहे हो, उसका एक सिस्टम है। घड़े का वही पानी ठंडा लगेगा हमको नेहा जो पानी घड़े से टच हो रहा है, घड़े की दीवारों से टच हो रहा है। जानती हो क्यों? घड़ा मिट्टी से बनता है तो उसमें परकोलेशन होता है। तो उसमें क्या होगा नेहा कि घड़े का अंदर का पानी सिम के घड़े की बाहर की सतह पे आ जाएगा और वो फिर इवेपोरेट हो जाएगा। तो जब वो इवेपोरेट होगा तो वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ तो वो घड़े का तापमान रिड्यूस कर देगा। और अब वो घड़े का क्योंकि तापमान रिड्यूस हो चुका है इसलिए अब उस घड़े की दीवारों से जो पानी अंदर टच हो रहा है वो भी ठंडा हो रहा है, इसलिए घड़े का पानी ठंडा होता है। अच्छा, आप अपने हाथ में स्पिरिट डालते एकदम ठंडी ठंडी नहीं रहती? क्योंकि जानती हो स्पिरिट बहुत ही वॉलेटाइल है, अल्कोहल भी इसी से आ जाती है, इट्स वेरी वॉलेटाइल। तो जैसे ही आप उसकी 2 बूंदें डालती हो वो बहुत फास्ट इवेपोरेट होती हैं और लिक्विड से वेपर में बदलने के लिए उसे क्या चाहिए होगी? हीट। तो आपने आपकी पाम की उस रीजन की हीट को उसने ले लिया और आपको वहाँ से क्या फील होगा? ठंडा। ओके, तो ये तो आप रोज़ ही देखते हो ये सब कुछ, एवरी डे ये सब अनुभव करते ही रहते हो, है कि नहीं? तो इसलिए जो भी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन और एवेपोरेशन के सारे कंसेप्ट हमने सीख लिए, कोई टेंशन हुई हमें? तो हीट एनर्जी इज रिलीज एट द टाइम ऑफ द कंडेंसेशन, ये हमने समझ लिया। ओके, इतने टॉपिक हमने समझा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं जिसमें हम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को पढ़ेंगे और फिर हम फॉग के मुद्दे पर आ जाएंगे क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रोको।